बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पार्ट नंबर 5। तो ये जो हमारा लेसन नंबर 5 है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सागरीय धाराओं के बारे में, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, सागरीय धाराएं। अब ये सागरीय धाराएं क्या होती हैं, पहले तो आप ये समझ लो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हम क्या पढ़ने वाले, तभी तो आपको इंटरेस्ट आएगा ना ये लेसन को लेकर के। तो आइए जरा मैं आपको समझाती हूँ ये सागरीय धाराएं क्या होती है। सिंपल से वर्ड्स में अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप इसको कह सकते हो प्रवाह। अब ये प्रवाह क्या होता है, देखो पानी में प्रवाह आते हैं ना, प्रवाह का मतलब क्या होगा कि पानी एक तरफ से दूसरी जगह जाने की कैसे कोशिश करता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। और प्रवाह को आप धाराएं भी कह सकते हो, यानी पानी में क्या होता रहता है, हलचल होती रहती है, ठीक है। जब टेम्परेचर बदलता है या फिर उसकी जब डेंसिटी कम या ज्यादा होती है, तब हमें पानी में हलचल देखने के लिए मिलता है, एंड उसी को हम कहते हैं प्यारे दोस्तों धारा, ठीक है, सागरीय धाराएं। ओके, चलो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया। तो इसी सागरीय धाराओं के बारे में हम यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ये भौगोलिक स्पष्टीकरण हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ना ये एक्टिविटी हम देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, इतना बड़ा सा एक कंटेनर ले लेना जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, और वो रंग बिरंगे जो सितारे होते हैं ना वो ले लेना, ठीक है, रंग बिरंगे पानी में तैरने वाले सितारे। जैसे यहाँ पे देखो ये सितारे हैं, ठीक है, या फिर कोई और चीज आप ले सकते हो, सितारों के अलावा और कुछ तैरने वाली चीज रहेगी ना वो आप ले लेना, प्लास्टिक का कुछ, ठीक है, प्लास्टिक का मतलब कोई भी ऐसे आपको एक्चुअल में नहीं लेना है, आप समझ लो कि ये सितारे हैं, ठीक है। फिर क्योंकि जब आप सच्चे मुच्चे का ये एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, ऐसे लाइट जलाओगे ना, मतलब ऐसे आग लगाओगे, तो आपकी जो मम्मी है ना वो डांटने लगेंगी कि ये क्या कर रहा है, इसीलिए बस देखो, करना मत, ठीक है। तो आपको ये ले लेना है और फिर इसके अंदर जो सितारे हैं वो डाल दीजिएगा। और अब इस पानी को गर्म करना शुरू करो। क्या करना शुरू करोगे, इस पानी को गर्म करना शुरू करना, और किनारे से। तो फिर आप धीरे धीरे करके ना यहाँ पे कुछ परिवर्तन होता हुआ देखेंगे। क्या देखेंगे कि पानी जैसे जैसे गर्म हो रहा है, देखो पानी गर्म होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी यानी इसका जो घनत्व है ना वो कम हो जाता है। अब ये घनत्व क्या होता है, देखो ये घनत्व किस बला का नाम है बताना जरा। तो देखो प्यारे बच्चों, घनत्व ऐसे लिखा जाता है। घनत्व मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक कोई चीज है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने देखा इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना वो बहुत पास पास में, देखो ऐसे करके पास पास में है, और यहाँ पर जो इसके पार्टिकल्स है ना बच्चा, वो क्या है, दूर दूरी पे है, ऐसे करके दूरी पे हैं, बराबर। तो हम क्या कहेंगे, इसके डेंसिटी यानी इसका घनत्व ज्यादा है ये वाले ऑब्जेक्ट का, और इसका क्या है, घनत्व कम है, ठीक है। तो उसी को हम घनत्व कहते हैं। यानी कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है तो अगर उसके पार्टिकल्स पास पास है तो कहेंगे ये इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो कहेंगे कि घनत्व क्या है भैया, कम है, ठीक है। ऐसे करके समझ में आया आप सभी लोगों को। तो जब पानी गर्म होता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम होने लगता है, और घनत्व कम होने की वजह से जो पानी है ना वो इधर उधर घूमने लगता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, आप देखोगे कि पानी इधर से उधर जा रहा है, फिर ये वाला पानी इधर आ रहा है, ऐसे करके धीरे धीरे करके आपको ऐसा सर्कुलर जैसा मोशन दिखाई देने लगेगा। ओके, जो सितारे हैं ना वो पानी के ऊपर ऐसे गोल गोल करके तैरने लगेंगे, समझ आ रहा है। तो ये सब हमें कैसे देखने के लिए मिला, ओनली बिकॉज ऑफ दिस हीट। अगर हमने ये हीट ना दी होती तो हम ये सब नहीं देख पाते। तो यहाँ से आपने एक चीज तो जरूर से समझ लिया होगा कि ये जो टेम्परेचर नाम का चीज है ना, ये जो टेम्परेचर है यानी कि तापमान, ये क्या करता है, ये हलचल होने का एक कारण हो सकता है ना। इस कारण से हमें सागर में धाराएं जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं, तापमान के कारण। और भी अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन एक कारण तो हमें यहाँ से पता चल गया। अभी आगे वाले कारण हम देखते हैं आगे चल करके, ठीक है। तो चलिए अभी भौगोलिक स्पष्टीकरण की हम बात करेंगे। नाउ बच्चों, भौगोलिक स्पष्टीकरण में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, जैसे जैसे पानी का जो तापमान है ना बढ़ने लगे, वैसे वैसे क्या होता है, सितारे जो है वो पानी पे एक जगह से दूसरी जगह तैरने लगते हैं। बिल्कुल सही, देखो ना ये तैर रहे हैं। फिर तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पानी का जो डेंसिटी यानी कि घनत्व है वो कम होने लगता है। इसीलिए जो कम तापमान वाला पानी है ना वो अधिक तापमान वाले पानी का स्थान घेर लेता है। देखो भैया, ये कम तापमान वाला पानी है, ठीक है, तो वो इसकी तरफ जाने की, मतलब ये है कम तापमान वाला, ठीक है, तो वो इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, ये इसकी तरफ। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे धीरे धीरे करके आपको एक पूरा वृत्ताकार दिशा में ये प्रवाहित होते हुए दिखाई देंगे, और इसी को तो कहते हैं भाई हलचल, ठीक है। ये सागरों में ये प्रवाह के कारण ही तो हलचल होती है, धाराएं होती हैं, ठीक है।
चलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। कौन सी इंटरेस्टिंग बात भैया बताओ? आओ बताती हूँ ना, देखिएगा अच्छे से पढ़ना। हाँ देखो, वर्ष 1992 में ना एक प्रशांत महासागर में एक अजीब सी घटना हुई थी। प्रशांत महासागर में कौन सी घटना हुई थी, कब हुई थी? 1992 में, जब हम आप नहीं थे तब, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब, मैं भी नहीं थी आप भी नहीं थे, ठीक है, तब की बात है। 1992 में एक घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी कि एक ना मालवाहक जहाज था। ओके ध्यान से सुनना, अब मैं आपको बना करके बताती हूँ। देखो बच्चों हुआ क्या, देखो एक जहाज था मालवाहक, ठीक है, मैं थोड़ा बना लेती हूँ, मुझे आएगा नहीं पर फिर भी आई एम ट्राइंग। अच्छा ये मालवाहक जहाज थोड़े ना, मालवाहक जहाज में तो बहुत सारे ऐसे करके मान लीजिए ऐसे जहाज था, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब ये ना हांगकांग से निकला था। कहाँ से निकला था भाई? हांगकांग से निकला था अमेरिका जाने के लिए, कि अमेरिका में जाएंगे, वहां पे उसको कुछ सामान की सप्लाई करनी थी, तो वो जा रहा था। अब जाते जाते हुआ क्या बच्चों कि प्रशांत महासागर में, मान लीजिए कि ये है आपका प्रशांत महासागर, तो इसमें ना एक अजीब सी घटना हो गई। यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर ये जहाज के ऊपर एक कंटेनर था। लोग यहाँ पे दूसरे कलर से मैं कंटेनर बना देती हूँ, कंटेनर, ठीक है, ऐसे करके इसके ऊपर ये कंटेनर था जिसके अंदर ना बहुत सारे रबर के खिलौने थे। जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना, हाथी घोड़ा बत्तख, ओके, ये सभी क्या है, ये सभी रबर के खिलौने होते हैं। तो इसके अंदर भरे हुए थे लगभग 28,000 तक रबर के खिलौने भरे हुए थे। आप सोचो 28,000, बिल्कुल भैया 28,000, ठीक है, 28,000 तक इसके अंदर रबर के खिलौने थे। अब ये हुआ क्या, प्रशांत महासागर से जब जा रहा था ना, तो अचानक से कुछ वहां पे डिस्टरबेंस हो गया, जिसके कारण ये जो पूरा के पूरा 28,000 खिलौनों से भरा हुआ कंटेनर था, ये गिर गया भैया पानी में, ठीक है। कहाँ पे गिर गया? पूरा वो सागर के अंदर गिर गया, ओके, पूरा के पूरा खिलौना गिर गया, अब कुछ भी नहीं बचा। यानी सोचो 28,000 खिलौने जो है वो यहाँ पर गिर गए, ठीक, समझ आया? अब देखो यहाँ पे गिरे तो ठीक है, लेकिन उसके कई सालों बाद, कभी 2003 में, कभी 2001 में, क्या हुआ कि ये जो एक एक करके खिलौने थे ना, अलग अलग सागरों में मिलने लगे, क्योंकि सागर सब एक दूसरे से जुड़े ही हैं। प्रशांत महासागर हो या फिर और भी हिंद महासागर है ना, और भी जो महासागर है उनके तटों पर, उनके द्वीपों पर ये जो खिलौने हैं ना, खिलौना 1 2 3 खिलौना ऐसे करके मिलने लगा। तो इससे क्या एक अनुमान लगाया गया, अब मैं आपको पूरा वो मैप दिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है खिलौनों का, है ना। तो उससे अनुमान लगाया गया कि ये जो हमारा महासागर है ना, इसमें निरंतर जो है वो धाराएं आती रहती है, जिसके कारण ही तो ये खिलौना, मान लीजिए खिलौना यहाँ पर गिरा तो इसको यहीं पे रहना चाहिए। अगर हमारा पानी स्थिर होता तो यहीं पे रहना चाहिए था, लेकिन ना बाबा ना, ये तो घूम रहे थे। मान लीजिए यहाँ पे एक तट है ना, तो इधर आकर के किसी को मिला, कभी इसी इधर आकर के किसी को मिला। अब मैं दिखाऊं जरा, देखिएगा, देखो इसके करीब, चलो यहाँ तो ये 1992 में डूब गया। फिर क्या हुआ, 10 जनवरी 1992 को एक और घटना, मतलब इस दिन क्या हुआ था कि इसके बाद, ठीक है, अच्छा ये कब हुआ था, ये 10 जनवरी 1992 को ये घटना हुई थी, ओके। और इसके बाद एक और अजीब घटना देखने में आई कि करीब 10 महीने के बाद, यानी कि 16 नवंबर 1992 को, है ना, 92 के दिन, इनमें से कुछ खिलौने कहाँ पर पाए गए, तो अलास्का के तट तक पहुंच गए थे। अलास्का के तट तक पहुंच गए थे। आप सोच सकते हो, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1992, ये देखिए नवंबर 1992 को यहाँ पर ये खिलौने गिरे थे। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, है ना। ये देखो प्रशांत महासागर कहाँ है, आइए मैं जरा दिखा देती हूँ, सागरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो बच्चों, ये आपका है प्रशांत महासागर, ये देख रहे हैं, और ये भी है प्रशांत महासागर। ये कहाँ गया, देखो ये आपका पूरा वर्ल्ड है। अब वर्ल्ड कैसा है भाई, ऐसे मुड़ा हुआ है ना। तो क्या होगा, जब हम इसको ऐसे करके मोड़ देंगे तो दोनों एक ही में मिल जाएंगे ना, तो वही है प्रशांत महासागर। फिर ये देखो आपका क्या है प्यारे बच्चों, अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, ये है आपका दक्षिणी महासागर, ओके, याद रखना। और कहाँ गया, और ये देखो ये हमारा हिंद महासागर है, ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। तो वही प्रशांत महासागर से देखिएगा वो कहाँ पे पहुंच गया था, तो अलास्का के तट पर ये पाया गया था लगभग 10 महीने बाद, यानी कि नवंबर में, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो और कहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कब कब पाया गया, आइए जरा देखिए। तो ये देखो 1992 कहाँ गया, ये देखो 1995, ठीक है, 1900, मतलब ये जो खिलौने हैं ना, ऐसे करके वो अलग अलग जगह पे पाया जा रहा था, ऐसे घूमते घूमते धाराओं के साथ। ये देखो 2000 और 2003, फिर 2007, ठीक है, ताकोमा 1996, तो ऐसे करके ये बहुत जगह वो जो खिलौने थे वो मिले। और खिलौने कैसे थे भैया, इधर देखो ऐसे थे, देख रहे हो, ये देखो बत्तख का खिलौना किसी तट पे पाया गया। यानी इससे हमने क्या अंदाजा लगाया कि यस, सागर के अंदर क्या होती है, निरंतर जो है वो हलचल होती रहती है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया। तो इस प्रकार से अलग अलग एरिया में हमें ये देखने के लिए मिला था। क्या मिला था, वही वो खिलौने मिले थे, और क्या मिला था।
ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ, है ना। तो हवाई द्वीपों से कुछ खिलौने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर भी बहते हुए गए, जैसे कि हम इस आकृति में देख सकते हैं। आकृति में देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कब कब कहाँ पर ये खिलौने मिले थे। देखो 1996 में यहाँ पे ताकोमा में मिले थे, 2003 में देखो भैया यहाँ पे कहीं पे मिले थे, 2007 में यहाँ पर मिले थे, ठीक है, यहाँ पर भी मिले थे। तो आप ऐसे करके देख करके इसको समझ सकते हो मैप की सहायता से। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे और ये भौगोलिक स्पष्टीकरण समझते हैं, जिसमें हम देखेंगे सागरीय धाराओं के बारे में। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ, देखो हलचलों के आधार पर, यानी जो सागर में हलचल होती है ना, उसके आधार पे जल के दो विभाग किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला ये है, दूसरा ये है, यानी कि समुद्र सतह से 500 मीटर तक नीचे। यहाँ पे देखो क्या है, आप समझने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे है -500, -500 का मतलब क्या हुआ कि गहराई की बात की जा रही है। समुद्र तल से 500 मीटर तक गहरा जो हलचल होता है उसको हम पहले वाले कैटेगरी में रखते हैं, और जो 500 मीटर से अधिक होता है, 500 मीटर से अधिक गहरा होता है, उसको हम दूसरे वाले कैटेगरी में रखते हैं। तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ओके। समुद्री सतह से -500 यानी कि 500 मीटर गहरे की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का यूज किया गया है, ठीक है। तो गहराई तक का जो भाग है ये पहला स्तर माना जाता है, और इस गहराई तक क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं ना वो पहुंच सकती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि बताओ कहाँ तक सूर्य की किरणें पहुंच सकती हैं, तो आप बता देना कि सागर तल से -500 यानी कि 500 मीटर गहराई तक सूर्य की किरणें आराम से पहुंच सकती हैं, ठीक है। और इस विभाग में सागरीय जल का संचार मुख्यतः तापमान एवं लवणता की वजह से होता है, यानी जो आपका सागरीय जल है उसमें हलचल किसके कारण होती है? अगर मुख्य इसमें कारण देखोगे तो तापमान का एक, ठीक है, सूर्य की किरण पहुंच रही है, पानी गर्म होगा, इसके कारण उसमें हलचल दिखाई देगी। दूसरी लवणता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सागर का जल कैसा होता है, उसके अंदर नमक होता है, यानी कि लवणता उसके अंदर होती है। तो ये दो कारणों से क्या होता है, हमें ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, यानी समुद्र के अंदर हलचल देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ग्रहीय पवनों के कारण सागरीय जल को संवेग प्राप्त होता है। अब ये क्या है, ग्रहीय पवने क्या है? तो ये आप लोगों ने कक्षा 7वीं में पढ़ा होगा कि ये जो हमारा अर्थ है ना बच्चों, इसके ऊपर प्लानिटरी विंड्स आते हैं, ऐसे करके यहाँ पे बेल्ट बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इनका इधर से उधर संचार होता रहता है, ओके। तो ये जो ग्रहीय पवने हैं ना, उनके कारण क्या होता है, जल को संवेग यानी कि उसको गति मिलती है कि उसको किधर बहना है, किस प्रकार से बहना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, जिनको अभी तक ग्रहीय पवनों के बारे में नहीं पढ़ा है, मतलब नहीं पता है ना, तो प्लानिटरी विंड्स आप सर्च कर लेना, मैंने ये क्लास 7वीं में पढ़ाया था, आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्षैतिज समानांतर सतही धाराएं, वही इसी की बात कर रहे हैं। ये जो समुद्र तल से -500 मीटर तक है अंदर नीचे गहरा, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो जरा आइए हम समझ लेते हैं कि पूरे सागर का, देखिएगा, पूरे सागर का जो 10% पानी है ना, जितना भी महासागर है आपका, उसका 10% पानी किसके कारण, मतलब किसके सतही धाराओं के द्वारा महासागर का 10% पानी बहता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी, देखो जैसे महासागर का पानी बह रहा है ना, पूरा के पूरा पानी बह रहा है, लेकिन उसमें से 10% पानी किसके कारण बहता है भैया? सतही धाराओं के कारण वो बहता है, ठीक है। और सागरीय सतह से 500 मीटर तक का प्रवाह सतही धाराएं कहलाता है। सतही धाराएं हम किसको कहते हैं? यहाँ पे देख लिया ना हमने कि सागर तल से 500 मीटर तक का जो गहरा होता है ना, उसको हम कहते हैं सतही धाराएं। इन धाराओं की गणना कैसे की जाती है? अब देखो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट बात आई है, ये देखो, ये जो आपका ये धाराएं होती है ना, इनकी गणना कौन से इकाई में की जाती है? क्योंकि आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो इनको मेजर किया जाता है प्यारे बच्चों स्वेड्रप में। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? पढ़ लेना है एक बार, स्वेड्रप, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, आप बता सकते हो। एक स्वेड्रिप का मतलब क्या होता है? एक स्वेड्रिप का मतलब ये होता है कि जो सागर की धारा है ना, उसकी स्पीड कितनी है? देखो 10 का घात 6 घन मीटर प्रति सेकेंड का दर होता है। यानी कि हर सेकेंड में वो इतना मीटर की दर से क्या हो रही है, जो सागरीय धारा है वो प्रवाहित हो रही है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सागरीय जल की समानांतर हलचल
उष्ण एवं शीत प्रवाहों के रूप में होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये जो सागरीय जल है ना, उसमें जो समानांतर हलचल हो रहा है, यानी जो पैरेलल हलचल हो रहा है कि पानी एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह से पहली जगह आ रहा है ना, तो ये किसके कारण होता है? अगर आप देखोगे तो उष्ण एवं शीत प्रवाहों के द्वारा होता, प्रवाहों के रूप में होता है। यानी ये किस रूप में बहती है, इनका कुछ नाम देंगे ना, एक धारा इधर जा रही है, एक धारा इधर मान लीजिए आ रही है, तो इनको हम क्या कहेंगे? तो एक को हम कहते हैं उष्ण धारा, एक को, और दूसरे को हम कहते हैं प्यारे बच्चों शीत प्रवाह, और उसको हम कह सकते हैं उष्ण प्रवाह। ठीक है, कहाँ पर है मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो हम लोगों ने इसका अध्ययन पहले भी किया था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये हो गई गर्म धारा, ये हो गई ठंडी धारा। ठीक है, मैं धागा बोल रही हूँ। ये देखो, ये अब क्या हो रहा है, ये जो गर्म धारा है, क्योंकि इक्वेटर, ये देखो ये आपका क्या है बच्चों, इस विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पे हम जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ का पानी ज्यादा गर्म होगा, यानी कि इसमें गर्म धाराएं उत्पन्न होगी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ध्रुवों के पास वाला एरिया, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो या फिर उत्तरी ध्रुव हो, यहाँ का मौसम कैसा होता है, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, इसके कारण यहाँ पे कैसी धाराएं होंगी, तो ठंडी धाराएं होंगी। तो गर्म धारा देखिएगा, गर्म धारा ठंडी धाराओं की तरफ आ रही है, और ये जो ठंडी धारा है वो गर्म धाराओं की तरफ जा रही है, और इस प्रकार से ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे महासागरों के अंदर वो चलता रहता है। ऐसे ही धाराओं में मतलब वितरण होता रहता है। देखो, जब ये धाराएं इधर आएंगी ना, यहाँ के तापमान को थोड़ा सा गर्म कर देंगे, और ये जब इधर जाएंगी तो इसके तापमान को थोड़ा बहुत ठंडा कर देंगे। तो ऐसे करके टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है दोनों जगह। ठीक, समझ आ गया ना अच्छे से? चलिए भाई, समझ आया? देखो यहाँ पे वही लिखा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर एवं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ये धाराएं बहती रहती हैं। बताया ना आप लोगों को, विषुवत रेखा से ये जाएंगे ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों से ये विषुवत रेखा की तरफ, और ऐसे करके पूरा जो साइकिल है वो चलता रहता है। ठीक है, ये धाराएं ग्रहीय पवनों के बड़े पैमाने पर कारण काफी दूर तक ढकेली जाती हैं। यानी मैंने बोला ना आपको, ये जो प्लानिटरी विंड्स होते हैं, ग्रहीय पवने होते हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, ये काफी दूर तक ढकेले जाते हैं, यानी दूर तक ऐसे प्रवाहित होते हैं। अतः महासागरीय जल का पानी विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर क्या होता है, बहता रहता है, और वहां से पुनः विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है, जैसे कि हम इस आकृति में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी। ठीक है बच्चों, देख लीजिए अच्छे से, इसको देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये आपकी ठंडी धारा है। लो भैया, ये कहाँ पर है, ध्रुवीय प्रदेश में है, तो ये जाएगी कहाँ पर, विषुवतीय वाले क्षेत्र में जाएगी, विषुवत रेखा के क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो गर्म वाली धाराएं हैं ये आ जाएंगी यहाँ पर आकर के इसके तापमान को थोड़ा मेंटेन करेंगे, ये जाकर के उधर मेंटेन करेगा, फिर से यहाँ से ठंडी होकर के यही धाराएं इधर जाने की कोशिश करेंगी, और ये वाली धाराएं फिर से इधर आने की कोशिश करेंगी। ऐसे ही हमारा दक्षिणी ध्रुव में भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका पूरा मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है, देख लो। अच्छा बताओ, इसमें हमारा प्यारा भारत कहाँ पर है? आओ आपको बताती हूँ मैप। देखो, जो हमारा भारत है ना प्यारे बच्चों, कौन से महाद्वीप में आता है? वैसे तो हमारे 7 कंटिनेंट है, 7 महाद्वीप है। कौन कौन से है भैया, बताना जरा। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये देखो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पे आता है अंटार्कटिका। यहाँ पे तो भैया समझ लो ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे कोई ज्यादा रहता होता है नहीं, है ना। तो कितने हुए, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये यूरोप आपका हो गया 7। देख रहे हो 7 कंटिनेंट्स है। अब इनमें से भारत कहाँ पर आता है बच्चों, तो भारत आपका आता है यहाँ पर, ये देखो एशिया में। ठीक है, एशिया में बहुत सारे देश है, और अगर आपसे पूछा जाए ना कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तो आप बता सकते हो एशिया ही है, क्योंकि देखो यही सबसे बड़ा दिख रहा है, और यहीं पर हमारा प्यारा भारत आता है। कहाँ पर है भारत, बताना जरा। ये देखो यहाँ पर है, देखो सागर की धारा इससे लगी हुई है, देख रहे हो, ये रहा हमारा प्यारा भारत। ऐसे करके फिर यहाँ पे कश्मीर होते हुए हमारा भारत हो जाएगा, फिर इसमें पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, चाइना आएगा। ठीक है, तो ये सारे जो आपके देश है वो यहाँ पर आ जाते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है, समझ में बात आ रही है? तो देख लो अच्छे से। और महासागर भी आप देख सकते हो, महासागर भी जरा आप पहचान लो। ये देखो भैया, ये है आपका प्रशांत महासागर, ये है दक्षिणी महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, दिस एरिया, एंड ये आपका हिंद महासागर। बाकी प्रशांत महासागर यानी अगर मोड़ दोगे तो वही हो जाएगा ना। ठीक है, तो महासागर भी पता चल गए कितने, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4। और कोई महासागर है, ये देखो आर्कटिक महासागर, देख रहे हो, तो 5 हो गए महासागर। ठीक, याद रखना। ये देखो धाराएं हैं, लेब्राडोर धारा,
है ना, ऐसे करके प्रवाहित हो रही है। फिर ये कनरी धारा, देखो सबका अपना अपना नाम होता है धाराओं का। ओके, तो ऐसे करके ये जाता है। और ये मैप तो आपको पता है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया, अच्छे से इसको देख लिया ना आप सभी लोगों ने। चलो अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ कुछ और चीजों की। आइए, भौगोलिक स्पष्टीकरण हम जरा देखेंगे इन्हीं धाराओं को लेकर के। तो हमने पढ़ा है कि सागरीय धाराएं मुख्यतः सागरीय जल के तापमान, लवणता एवं घनता और वैसे ही ग्रहीय पवनों के कारण उत्पन्न होती हैं। साथ ही आगे दिए गए कारण भी सागरीय धाराओं के बहने की दिशा एवं उनके गति के लिए उत्तरदायी है। यानी कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था पहले की कक्षाओं में कि जो सागरों में धाराएं आ रही है ना, उसमें कैसे हमें हलचल देखने के लिए मिल रही है। तो ये किसके कारण होता है, तो जो जल का तापमान है, ठीक है, उसमें अगर चेंजेस हुए तो फिर ये देखने के लिए मिल सकता है। अगर लवणता ज़्यादा हुई तो फिर ऐसा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि देखो लवणता जब ज़्यादा होगी तो जैसे मान लो किसी की डेंसिटी ज़्यादा, अभी बताया था ना वो जो हमने स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी देखी थी कि जब उसकी डेंसिटी, घनत्व कम हो रहा था तो वो दूसरे तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये इसका कारण हो सकता है। वैसे ही जो ग्रहीय पवन है, प्लानेटरी विंड्स, इनके कारण भी ये सब कुछ होता है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक समझ में आया। ये सब तो कारण है ही, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे कारण हो सकती हैं सागर में धाराएं आने के। कौन कौन है भाई, तो ये है आपका पहला, यहाँ पे आप देख सकते हो पृथ्वी का परिभ्रमण, और दूसरा क्या है, महाद्वीपीय संरचना। अब देखो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे गोल गोल घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, कभी नहीं रुकती, निरंतर रूप से वो क्या हो रही है, घूम रही है। तो इसके कारण भी हमें सागर में धाराएं देखने के लिए मिल सकती हैं। और दूसरा कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, तो महाद्वीप की संरचना, की महाद्वीप की संरचना कैसी है, ठीक है, कैसा है वहां का स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो आइए जरा देख ले, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उत्तरी गोलार्ध में सागरीय धाराएं क्या होती हैं। आओ मैं आपको बताऊं, देखो जो हमारा पृथ्वी का परिभ्रमण है, यानी जो पृथ्वी एक तरह से घूम रहा है ना, उसके कारण क्या होता है, जो सागरीय धाराएं है ना वो उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूमती है, दक्षिणावर्त, यानी घड़ी के सुई के अनुसार। अब घड़ी की सुई कैसे चलती है, बोलो जल्दी से, ऐसे ऐसे करके चलती है ना। घड़ी की सुई कैसे चलती है, मान लो ये आपका घड़ी है तो घड़ी की सुई कैसे चलेगी, ऐसे 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 करके चलती है। तो यही बात है कि जो हमारा उत्तर है ना, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर जो सागरीय धाराएं हैं वो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण क्या होता है, ऐसे 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 करके चलती है सागरीय धाराएं। और यहाँ पर इसका अपोजिट ऐसे, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे, यानी कि विपरीत दिशा में चलेंगी, है ना। कैसे चलेंगे, ये देखो ऐसे, अरे रुको बना करके बता दूं, ऐसे ये होगा ना हमारे ये कौन सी सुई की दिशा। और यहाँ पे कैसे चलती है, तो यहाँ पे भैया ऐसे चलती है। कैसे, इसका अपोजिट कर दो, ठीक है, ऐसे। समझ में बात आ रही है, हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे आप सभी लोग, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और फिर महाद्वीपीय संरचना में देखिएगा क्या दिया है कि तट के आकार के अनुसार सागरीय धाराओं की जो दिशाएं हैं वो बदलती रहती हैं, है ना। जैसा तट का आकार रहेगा उस प्रकार से उसकी जो दिशाएं हैं वो बदल जाएंगी। सागरीय धाराओं की सामान्य गति कितनी होती है, 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी होती है, 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और सागरीय धाराओं को गर्म व ठंडी धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा भी था। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप सभी लोगों को। अब देखो यहाँ पर आपको एक और बात बताती हूँ, क्या आप जानते हो, आइए जरा हम इसको भी पढ़ें कि हम क्या नहीं जानते। हम ये जानते हैं प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं के प्रतिरूप में समानता है, पर हिंद महासागर में प्रवाह चक्र अलग है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका अटलांटिक महासागरीय धाराएं हैं और जो ये प्रशांत महासागर वाली धाराएं हैं, है ना, उनमें थोड़ी बहुत समानता है। लेकिन अगर मैं हिंद महासागर में जो प्रवाह है उसकी बात करूं, इसका चक्र कैसा है, अलग है। ठीक है, अटलांटिक महासागर अभी मैंने आपको दिखाया था, प्रशांत महासागर भी मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो हिंद महासागर भी कहाँ पर है, वही हमारा जो प्यारा भारत है उसके नीचे, राइट। तो हिंद महासागर उत्तर की ओर भूमि से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। आओ जरा हिंद महासागर दिखाऊं ये देखो हिंद महासागर, ये देख रहे हैं आप सभी लोग, ये है आपका, ये पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये देखो उत्तर की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन आपको पता है ना, ऐसे देख लो, ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है बच्चों दक्षिण, ये होता है आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये होता है पूरब। तो ये उत्तर की ओर क्या है, इसके उत्तर की ओर क्या है, भूमि है, भूमि से घिरा हुआ है। और दक्षिण की ओर क्या दिया है, चलो देखते हैं, पढ़े पहले पूरा पढ़ ले फिर आपको बताती हूँ। तो हिंद महासागर उत्तर की ओर भूमि से घिरा है। विषुवत रेखा के कारण इस सागर के उत्तर एवं दक्षिण 2 भाग होते हैं। इस महासागर पर मानसूनी पवनों का प्रभाव अधिक होता है। ये पवनें ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती हैं, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में सागरीय धाराएं दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई के अनुसार बहती हैं और शीत ऋतु इसके विपरीत दिशा में
बहती है। यानी यहाँ पे कह क्या रहा है, देखो जब ग्रीष्म ऋतु यानी कि जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो जो उत्तरी हिंद महासागर है, अब देखो आपको बताऊं, है ना, हिंद महासागर आप सोचेंगे ये तो एक ही है, फिर ये उत्तर दक्षिण कैसे हुआ, देखो ना ये आपका विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के कारण ये जो हिंद महासागर है, समझ लीजिए ये इसका उत्तरी भाग है, ये इसका दक्षिणी भाग है, ऐसे करके डिवाइड हो गया है। तो जब आपका ये गर्मी का ग्रीष्म ऋतु आती है, तो यहाँ पर हलचल किसी और प्रकार से होने लगती है, घड़ी के सुई की दिशा, है ना, और फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में वही होने लगता है। ठीक है, समझ में आया, घड़ी के सुई के अनुसार बहती हैं उत्तरी हिंद महासागर में। ओके, तो ये है बच्चों आपका आंसर, आप देख लो अच्छे से, यानी जो मैं आपको बताना चाहती थी, तो अब हमें पता चल गया, राइट। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि सागरीय धाराओं का मानव जीवन पर प्रभाव हम देखेंगे। ठीक है, और क्या देखना है हम लोगों को, गहरी सागरीय धाराएं, और क्या देखना है, गहरी सागरीय धाराओं का महत्व। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें है ना, इसको मैं सोच रही थी कि अगले वीडियो में डिस्कस करें, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो, इसीलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो आगे वाले टॉपिक्स है ना बच्चों, उसको हम कवर करेंगे। तो आप लोग जितना सिखाए ना अच्छे से पढ़ लो, अगर कुछ भी डाउट रहे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपको बता दूं कि आपका ज्योग्राफी का ईच एंड एवरी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सिविक्स का भी हो चुका है, तो बस देरी कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने सोशल साइंस की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो बच्चों, सभी को नमस्ते।